नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग्स। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, आज सियासी तूफान की पूर्णाहुति हो गई। पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार कह रहे थे और कई लोग तो सवाल उठा रहे थे, कहां कहां से खबरें ले आते। लेकिन आज स्वयं नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा देकर निकले तो उन्होंने कहा, मैं तो चुप हो गया था। और हम और आप नीतीश कुमार की चुप्पी को ही पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को ही पढ़ रहे थे और उसे ही डिकोड कर रहे थे। तो ये डिकोडिंग ही था जो यह कह रहा था कि बिहार में सरकार गिरने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो नीतीश कुमार 9वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब यह कौन सा रिकॉर्ड बना, इंडिया में बना या गिनीज बुक में बना, मुझे नहीं पता। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी की सरकार में अब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि जिस तरीके से नई सरकार को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने डिजाइन किया है, नीतीश कुमार की राह बहुत आसान नहीं रहने वाली। टांग फंसा दिया है बीजेपी ने। और बीजेपी ने, देखिए, चर्चा ये चल रही थी कि सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बन जाएंगे। ये चर्चा निरर्थक निकली। संभावनाओं पर तुषारापात हुआ और दो ऐसे डिप्टी सीएम बनाए गए, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो दोनों ही फायर ब्रांड और जिनके साथ नीतीश कुमार के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, कटुतापूर्ण ही रिश्ते रहे। और आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी पहन ली थी और कहा था कि जिस दिन नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे उसी दिन यह पगड़ी नीचे रखेंगे, उतारेंगे। तो अब दोनों ये डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब तो इन्हें नीतीश कुमार को बिहार का भाग्य विधाता कहना होगा। और देखिए, टांग बीजेपी ने फंसाया। नीतीश कुमार को यह संदेश दे दिया कि आपकी मर्जी से एनडीए की सरकार नहीं बनती है। लेकिन एक और संदेश छुपा हुआ है। यह संदेश विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों के लिए है कि देखिए, 2020 में भी एनडीए की सरकार बनी थी। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनाए गए थे। दोनों सरकार को नहीं चला पाए, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। इसलिए उन्हें इस बार किनारा कर दिया गया। तो देखिए, सरकार चलाने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के साथ ट्यूनिंग की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर। कहने वाले जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वे यह भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की ग्रोइंग बहुत तेज हुई है और 2025 में जब बीजेपी बिहार के लिए लड़ेगी, बिहार में अपनी सरकार, अपने मुख्यमंत्री के लिए लड़ेगी, तो सम्राट चौधरी यदि सरकार को चला लिए तो वे भविष्य के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। तो पहले इसी पर चर्चा कर ले, आगे फिर चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। अजीत जी, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर भी आज चर्चा जरूरी है। चिराग पासवान का भी मूड बहुत ठीक नहीं है। जेपी नड्डा को चार्टर्ड प्लेन में साथ लाना पड़ा है। तो पहले तो ये कि टांग फंसा दिया बीजेपी ने। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बाकी चीजों पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी जो ये आप टांग फंसाने वाली बात कह रहे हैं, ये बीजेपी ने बहुत सोच समझ के किया है इस बार, क्योंकि बीजेपी को जी, पता था कि कुछ हद तक इस बार बार्गेनिंग कैपेसिटी, जी, बार्गेनिंग पावर उसके हाथ में भी है। इस बार हुँ, पूरी तरह से बार्गेनिंग की पावर नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, ये बीजेपी को अंदाजा था, ये पता था बीजेपी को। जी, और दूसरी जी, बात जो है, 2020 का जब चुनाव हुआ था और जो सरकार बनी थी, तो उसके बाद इमीडिएट फ्यूचर में कोई चुनाव नहीं होना था। अगला चुनाव हुँ, 2024 में था, उसके बाद 2025 में था। तो 2020 में जी, बीजेपी ऐसी स्थिति में थी कि वो प्रयोग कर सके, कुछ नए नेता आगे ले आने का प्रयोग कर सके। तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के रूप में दो नेता बनाए गए उप मुख्यमंत्री। अब वो रिस्क, अब जी, वो स्थिति नहीं थी, अब वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थी, बीजेपी कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि 2 महीने 2.5 महीने के बाद हुँ, चुनाव होना है। तो अभी जी, बीजेपी कोई ऐसा मैसेज भी नहीं जाने देना चाहती थी जिससे ये लगे कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के आगे सरेंडर किया हुआ है। उसके हुँ, साथ साथ बीजेपी ये मैसेज भी देना चाहती थी कि एक जो सोशल इक्वेशन है जिसके दम पर चुनाव जीतना है, वो इक्वेशन और मजबूत हो और सीमेंटेड हो। तो ये दो जी, कारण थे जिसकी वजह से। अच्छा, और ये तीसरा मैसेज ये भी कि सरकार में कोई ऐसी खटपट ना हो, या सरकार एकदम ऐसा न लगे कि लेम डक सरकार है,
जो अस्थायी रूप से एक सरकार बनाई गई है किसी तरह से काम चलाने के लिए, वैसा मैसेज भी नहीं जी। जाएगा। ये एक बड़ा मैसेज है। हुँ, देखिए, गवर्नेंस का इश्यू बहुत बड़ा होगा चुनाव में। दूसरी तरफ हुँ, आरजेडी को देखिए, वो सिर्फ गवर्नेंस का इशू उठा रही है। जब से हटे हैं नीतीश कुमार या हटने की चर्चा शुरू हुई है, तब से आरजेडी लगातार गवर्नेंस की बात उठा रही है कि हमने इतना काम जी, किया, उसका जवाब आपको अगले 2.5 महीने में देना है। बिहार के लोगों को बिल्कुल। एक बढ़िया गुड गवर्नेंस और एक मजबूत सरकार का मैसेज देना है। अगर उसी तरह के जी, जैसे 2020 में बनाया था, अगर उस तरह के लेम डक चेहरे ले आकर के आप बैठाते, उस तरह के चेहरे अगर आप ले आते, तो एक लेम डक सरकार होने का, एक अस्थायी काम चलाऊं सरकार होने का मैसेज जाता। ये लगता कि ये सरकार जी, गिर सकती है फिर लोकसभा चुनाव के बाद। ये मैसेज जाता। जो साजिश हुँ, थ्योरी चलाने वाले लोग जो मैसेज पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में चलाए हुए हैं कि नीतीश कुमार का 2024 मई के बाद क्या उपाय होगा, उनका क्या हश्र होगा। हम अभी एक बड़े जी, पत्रकार हैं, उनको भी सुन रहे थे, वो सोशल मीडिया में वो भी अपने चलाते हैं कि ऐसे निपटाएगी नीतीश कुमार को मई के बाद बीजेपी। तो ये मैसेज नहीं जाए कि बीजेपी नीतीश को जी, निपटाएगी, ये मैसेज न जाए, इसके लिए दो हुँ, सबसे मजबूत बड़े नेताओं को बीजेपी ने अपनी तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाया। एक मैसेज दिया गया कि जी, बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत कॉम्बिनेशन की सरकार बना रहे हैं, स्थिर सरकार बना रहे हैं, कोई अस्थिर हुँ, अस्थायी काम चलाऊ सरकार नहीं बना रहे हैं। ये एक मैसेज बीजेपी ने जी, बनवाया है बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आप देखिए, जो विधायक दल के नेता थे इसके पहले, नेता प्रतिपक्ष जो थे, वो उप मुख्यमंत्री हुँ, बने हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो उप मुख्यमंत्री बने। मतलब बीजेपी के दो जो जी, सबसे बड़े नेता थे अभी अभी इस विधानसभा में, उन दोनों को बीजेपी ने उप हुँ, मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये निश्चित रूप से 2 ढाई महीने के लिए नहीं बनाया है, ये आगे लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके बनाया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार की एक कार्यशैली है, काम करने का उनका एक तरीका होता है। तो इसलिए अभी भले बीजेपी ने उन ऐसे दो लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया है जो नीतीश कुमार से जिनकी नहीं बनती है, जिनके बारे में नोन फैक्ट है कि नहीं बनती है। स्पीकर की कुर्सी पर हुँ, जब थे विजय सिन्हा, तो नीतीश कुमार ने उनके साथ उनको कैसे कैसी बातें कही थी सदन में खड़े होकर के, स्पीकर जब आसन पर बिल्कुल, थे। तो आज तो डिप्टी होंगे जी, उनके। तो उन हुँ, दोनों में तनाव एक पुराना पहले से एक तनाव रहा है। हालांकि हम लोगों ने देखा राजभवन में जब दोनों बैठे थे, तो जिस तरह से झुक करके नीतीश कुमार उनकी तरफ बढ़ के और जिस प्रेम से बात कर रहे थे, उससे लगा कि एक लचीलापन नीतीश कुमार की सोच में भी आया है। तो वो, और दूसरे जो सम्राट चौधरी हैं, उनकी एक हिस्ट्री रही है नीतीश कुमार के साथ, और बड़ी पुरानी जी, हिस्ट्री है। एक तो जिस तरह से तेजस्वी हुँ, यादव के चाचा नीतीश कुमार हैं, उसी तरह से सम्राट चौधरी के भी चाचा हैं वो। अब भले वो पता नहीं वो जी, क्या बिल्कुल, कहते हैं कि चाचा कहते हैं, लेकिन उनके पिताजी के हुँ, दोस्त हैं वो। जी, मतलब शकुनी चौधरी जी के साथ एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये पुराना जो लौ कुश समीकरण नीतीश कुमार ने बनाया था, उसकी वापसी है ये। बिहार की राजनीति में उस बिल्कुल, समीकरण की वापसी है। शकुनी चौधरी के साथ हुँ, मिलकर के नीतीश कुमार ने लौ कुश का समीकरण बनाया था, और उस जी, समीकरण से ही उन्होंने हटाया लालू यादव को। भले 10 साल संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उस समीकरण के जरिए ही उन्होंने अपने को अपने अत्यंत पिछड़ी जाति और गैर यादव पिछड़ी जाति और उन सब चीजों को समेंटेड किया था, महादलित को। तो उस समीकरण की जी, वापसी है। सम्राट चौधरी के हुँ, साथ जिस तरह के रिश्ते बीजेपी में, दोनों अलग-अलग पार्टी में थे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और वो सब चीजें सम्राट चौधरी का संकल्प अपनी जगह है, लेकिन एक पुरानी हिस्ट्री है दोनों की, पारिवारिक पृष्ठभूमि है दोनों के साथ रहने की, और बहुत क्लोजली दोनों के राजनीति करने की। तब तो बहुत अभी चुनाव लड़ने की उम्र में भी नहीं थे सम्राट चौधरी, जब उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया था और राजनीति संभालने लगे थे अपने पिता की तरफ से। उस समय समता पार्टी जब बनी थी, तो उस समय का संबंध है। बिल्कुल, तो इसलिए ये नहीं कह हुँ, सकते हैं कि ये हॉस्टाइल रहेंगे दोनों लोग। ये नहीं कह हुँ, सकते हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हॉस्टाइल रहेंगे या काम में अड़ंगेबाजी करेंगे या काम नहीं हो पाएगा। इन दोनों को भी पता है नीतीश कुमार के काम करने की शैली क्या होती है। नीतीश कुमार अपने ही अंदाज में काम करते हैं, और उनके जो अधिकारी हैं बिहार में, अधिकारी आप अब मंगल ग्रह से तो ले नहीं आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बिहार बिल्कुल नहीं रहेंगे। में सरकार चलाने के लिए किसी जी, दूसरे राज्य से अधिकारी ले आएंगे। अधिकारी तो वही रहेंगे जी, जो जो अभी हैं, और उन अधिकारियों को जी, पता है कि सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही रहना है। सरकार बिल्कुल, की मदद से बने, तो उनको वो मैसेज होता है ब्यूरोक्रेसी में कामकाज का एक तरीका, एक ढर्रा बना हुआ है बिहार में, उस ढर्रे पर काम हो। जी, लेकिन जो हुँ, मैसेजिंग है, वो मैसेजिंग हो गई कि हाँ, बीजेपी ने इस बार बराबरी के टर्म पर समझौता किया है। जैसे पहले एक मैसेज होता था कि नीतीश कुमार के हिसाब से बीजेपी काम करती है, वो मैसेज नहीं है। साथ ही एक जी, स्थिर और अस्थायी एक गठबंधन का भी मैसेज बनाया गया है। और वोट का जो समीकरण है कि जो गैर यादव पिछड़ी जाति, लॉ उसका समीकरण फॉरवर्ड उसके साथ, और जो मंत्रिमंडल, हम लोग आगे उस पर अभी चर्चा करेंगे, उस मंत्रिमंडल के जी, चेहरों से जो मैसेज है,
वो ये है कि गैर यादव पिछड़ी पूरी तरह से, सवर्ण पूरी तरह से, अत्यंत पिछड़ा और महादलित। जो एक समीकरण जी है, विनिंग कॉम्बिनेशन, जिस पर हम लोग पहले भी बात किए हुए हैं, उस विनिंग कॉम्बिनेशन के तहत ये पूरी सरकार अभी का गठन हुआ है। और जो लोग शपथ लिए हैं उसमें देख करके साफ लग रहा है कि ये वही वही कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन पर समता पार्टी के समय से बीजेपी और समता पार्टी साथ में काम करते आए हैं। ये पहली बार उस जी रूप में दिख रहा है, पूरी तरह से उस रूप में दिख रहा है जिस रूप में हम्म, ये बना था 1994 में। और अब इस अगर जो ये भविष्य की बात अगर हम लोग देखें तो उसका भी तत्व इसी में छिपा हुआ है। ये आपने बहुत जी सही कहा कि वो दोनों लोगों के समय में काम करने का मैसेज नहीं बना था। दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के थे। बिल्कुल नहीं बना था। वो बीजेपी की कोई ब्रांडिंग नहीं कर पाए थे और यहाँ तक कि जी अपनी ब्रांडिंग भी नहीं कर पाए थे। आज भी वो दोनों कहाँ हम्म, के नेता है पूछिएगा तो बिहार के लोग कम ही जानते होंगे कि वो किस जगह के नेता है, वो किस जगह के नेता है और उन्होंने क्या काम किया सरकार में जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी जी मिली। तो वो अपनी हम्म, ब्रांडिंग भी नहीं कर पाए। पर्सनली भी जो नेता होने के लिए अब कोई कम समय थोड़े था, लगभग 2 साल का समय था। नवंबर बिल्कुल 2020 से अगस्त 2022 तक 2 साल में दोनों ने कोई पहचान अपनी बनाई, ना पार्टी को फायदा पहुंचाया। उसके जी बाद ये जो दोनों नेता हैं, इनसे बीजेपी उम्मीद कर रही है कि ये अपनी पहचान भी, इनकी खैर पहचान पहले से अच्छी है, बड़ी है, उसको और मजबूत करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। बीजेपी की ब्रांडिंग होगी और बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जाएगी तब इन दोनों की बड़ी भूमिका होगी आगे के चुनावों के लिए। एक तरह से ये प्रशिक्षण है भविष्य के नेता का कि ये सबको पता है कि नीतीश कुमार अब बहुत बहुत लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं और उसके मुकाबले ये दोनों जी लोग दूसरी लाइन के नेता हैं। उसके मुकाबले बीजेपी में तो अग्रणी पंक्ति के हैं, लेकिन अगर उम्र के लिहाज से, हम्म, अनुभव के लिहाज से देखें तो ये बिहार की राजनेताओं की दूसरी कतार है। अब इनकी ट्रेनिंग हो रही, इनका प्रशिक्षण होगा नीतीश कुमार के साथ इस पारी में। और आगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये तय मानिए कि जो ये माना जा रहा था पहले से कि लौ कुश में अब जो 3 सबसे बड़ी पिछड़ी जातियां उसमें यादव का हो गया, कुर्मी का हो गया, अब कोयरी की बारी है, कुशवाहा की बारी है। जी और कुशवाहा हम्म, राजनीति में जिस तेजी से फेनोमेनल राइज जिसको बोलते हैं, फेनोमेनल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो सम्राट चौधरी का हुआ है और उनकी स्थिति दिनों दिन और ज्यादा मजबूत हुई है। अध्यक्ष बने, जी पहले विधान परिषद में नेता बने, फिर अध्यक्ष बने, फिर अब उप मुख्यमंत्री हो गए। और उप मुख्यमंत्री भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे पावर के साथ उप मुख्यमंत्री बने हैं वो। तो उनके जरिए बीजेपी का समीकरण भी सधा है और उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका मिला है कि वो अपने को साबित करें कि अब वो भविष्य है। लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी एक भविष्य है। उनके पिता ने जो राजनीति शुरू की थी उसका, उसको एक नतीजे तक पहुंचाने का उनको मौका मिल रहा है। जी तो ठीक है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हॉस्टाइल नहीं होंगे, लेकिन हम इसके कई साइड इफेक्ट्स भी देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा यदि भविष्य हो गए लवकुश राजनीति में कुछ राजनीति के चेहरे और 2025 के भविष्य सम्राट चौधरी, जो बिहार में नारा भी लगता था जब सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने कि बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो, तो इसकी उम्मीदें तो बरकरार रही। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी के प्रेसिडेंट, कुशवाहा राजनीति के बड़े चेहरे नीतीश कुमार को छोड़कर आए, तो पहले हम कुशवाहा राजनीति पर थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि कुछ मायूसी उधर भी दिख रही है। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि मेरी सीटें कम होगी, लेकिन इससे अधिक बड़ी बात कि कुशवाहा राजनीति में लवकुश समीकरण को जोड़ने का प्रयास बहुत तरीके से बीजेपी ने किया और यह आघात तो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। देखिए, हम लोग उनके बारे में एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 2 बार हम लोग, 1-2 बार और भी जी बातचीत के क्रम में उनका ज़िक्र आया है। उनको बड़ी जी निराशा होगी अभी, उनके यहाँ मायूसी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि वो जी इस बात से ज़्यादा मायूस नहीं थे, जैसे चिराग पासवान इस बात से दुखी हैं कि नीतीश कुमार के साथ क्यों तालमेल हुआ बीजेपी का। जी उपेंद्र कुशवाहा को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का तालमेल हो जाए, इसमें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, हम्म, उनको आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये जी नहीं सोचा था कि अगर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार बनती है, तो उसमें सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये उन्होंने नहीं सोचा था, बिल्कुल ये मायूसी की बात हो गई। हम्म, उनको कहीं न कहीं ये भरोसा रहा होगा कि नीतीश कुमार, और उनकी हिस्ट्री देखते हुए सम्राट चौधरी की, उनको ये भरोसा रहा होगा कि नीतीश कुमार रोकेंगे, रेसिस्ट करेंगे, वो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ये उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ रही होगी, लेकिन अब वो हुआ नहीं, अब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो गए। तो उनके लिए जी स्कोप, उनके लिए स्पेस बहुत सिमट गया, बहुत सिमट गया। जिस हम्म, दिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया था, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का स्पेस बहुत सिमट गया था, बहुत सिमट गया जी था। बिल्कुल लेकिन उसके हम्म, उन्होंने फिर उस समय तक वो एक पता नहीं किस सोच में उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हम नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं। देखिए, अगर हम्म, उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा होता, अभी वो नीतीश कुमार के साथ होते,
तब उनके लिए ये कोई मायूसी की बात नहीं होती। तब हो सकता था कि बिल्कुल। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल में, जनता दल यू में वो बहुत नेचुरल सक्सेसर की तरह इमर्ज करते, वो बहुत स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर उभरते नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार की जी। लोग उस राजनीति के उत्तराधिकारी के तौर पर वो उभर सकते थे। उनकी भी इमेज काफी अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, विनम्र हैं। केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में सब जगह उनका काम करने का अनुभव है, संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है, तो वो इमर्ज कर सकते थे। लेकिन वो एक मिस्टेक वो कर चुके थे कि वो नीतीश कुमार को छोड़ दिया उन्होंने। अब वापसी उनके लिए बेटर प्रोपोजिशन ये होता, पता नहीं अब वो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली है और तालमेल कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी बन सकती है, उनका बहुत स्वाभाविक जो उनके साथ तालमेल हो सकता था। तो उनके जी। साथ अब प्रॉब्लम हो गई। अब वो स्पेस, अब देखिए हर जाति, कोई भी जाति हो, वो इस बात का ध्यान रखती है कि किस नेता की वजह से हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही है। हमारी आजकल के पावर शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जी। वो कास्ट की आइडेंटिटी है। जितनी जो भी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है वो सब इसी पर बेस्ड है कि सत्ता में हिस्सेदारी, पावर शेयरिंग कैसे हो रही है। तो आज अगर पावर शेयरिंग हो रही है, नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो पावर शेयरिंग कुशवाहा समूह को, कुशवाहा जाति को, कोयरी जाति को सम्राट चौधरी करा रहे हैं। तो जी, इसकी वजह बिल्कुल। से स्वाभाविक रूप से जाति का रुझान उनकी तरफ होगा। और एक हिस्ट्री भी है उनके पिताजी की, सम्राट चौधरी की अपनी, और प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, जो दे करके बीजेपी ने उनको सम्मानित किया था। तो ये जी। कुल मिलाकर के अब स्पेस बहुत सिमट गया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उनको नए सिरे से अपनी पोजिशनिंग करनी होगी। अभी इस अलायंस में तो वो हैं, इसमें रहें, इसमें रहते हुए अपनी पोजिशनिंग उनको नए सिरे से करनी होगी। क्योंकि अब सम्राट चौधरी बहुत यंग है, उनसे कम उम्र के हैं और बहुत इंथुजियास्टिक हैं, प्रदेश भर में उनकी छवि बन गई है, इमेज बन गई है। तो उनसे मुकाबला अब मुश्किल हो गया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और कोई नई पोजिशनिंग, कोई नया दाव अगले कुछ दिन में अगर होता है तो फिर बनेगा, नहीं तो अब निर्विवाद नेता हो जाएंगे सम्राट चौधरी कोयरी समाज के। चलिए, निर्विवाद नेता हो जाएंगे सम्राट चौधरी। देखिए, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, अब दोनों यशोगान करेंगे नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के नाम का जयकारा भी लगाएंगे। बिहार में सुशासन भी दिखेगा, अपराध यदि कहीं होगा तो सफाई दी जाएगी कि भाई तुलना कैसे करेंगे, यह देखने की बात होगी। लेकिन विजय कुमार सिन्हा की बात करें जाति से भूमियार, देखिए सत्ता का संतुलन बैठाया गया, लवकुश के साथ सबल को जुड़ा। हम चलते चलते और या कहें कि इसी प्रकरण में जोड़ लें कि विजय सिन्हा मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक, ललन सिंह दीवार की तरह, सारे कंफ्यूजन ही लोगों के दूर हो गए कि ललन सिंह कभी नीतीश कुमार से अलग हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते थे। तो ललन सिंह मुंगेर के एमपी, और अब विजय कुमार सिन्हा भी आ गए। पहले ही जब महागठबंधन था तो इस बात की कयास और इस बात की तलाश होती थी कि मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ लड़ेगा कौन, कौन इतना दमदार है। अब तो ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए में कुछ नाम तलाशे भी जाते थे, लेकिन विजय सिन्हा भी आ गए। अब तो विजय सिन्हा को भी हमने देखा था वो दिन भी कि विजय सिन्हा इस बात की पीड़ा व्यक्त करते थे कि लखीसराय में थानेदार से लेकर एसपी तक कोई उनकी बात नहीं सुनता है। तो अब तो विजय सिन्हा भी ललन सिंह का जयकारा लगाएंगे, चुनाव जिताने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो ललन सिंह के खिलाफ कौन लखीसराय में, महागठबंधन को अब यह उम्मीदवार तलाशना भी 2019 याद कीजिए तो अनंत सिंह की पत्नी ही मिली थी। तो विन विन पोजीशन में तो ललन सिंह भी आ गए। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये बात याद करिए, हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की थी, और जो इधर उधर की रिपोर्ट्स थी, जो बहुत तेज रिपोर्ट्स थी कि ललन सिंह ऐसा कर रहे हैं, वैसा जी। कर रहे हैं, तब हम लोगों ने कहा था कि वो नाखून और मांस का संबंध है, वो कभी नहीं छोड़ सकते हैं। और जब छोड़े थे तब भी जी। को नहीं लग रहा था कि वो अलग हुए हैं, तब भी साथ ही उन लोगों को माना जाता था। और ये बात तो सही है कि ये जब स्पीकर थे विजय सिन्हा और वहां से विधायक रहे कई बार, तो थानेदार आपकी बात सुने इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि आप किसी पोजीशन में रहे, आपको नेता बड़ा होना होता है। जी। पद अलग चीज है, हम्म, पद अलग चीज है। कोई हम्म, भी पद किसी को दे दीजिए, उससे कोई बड़ा थोड़े होता है, कद बड़ा होता है आदमी का, नेता का। तो ललन सिंह का एक ऐसा कद है कि वो लखीसराय, मुंगेर, क्या बिहार में कहीं भी वो किसी थानेदार को फोन करेंगे तो उनकी बात सुनेगा, बाकी किसी की बात वो क्यों सुनेगा। क्योंकि बाकी सब जी। लोग आते जाते हैं, सत्ता रहे न रहे, उनकी अपनी एक हैसियत है, अपनी ताकत है, उनकी राजनीतिक ताकत है। और यही कारण है कि वो उनके खिलाफ लड़ने का उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। एनडीए जिसको माना जा हम्म, रहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनकी लहर में चुनाव लड़ेगा, उसको भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। वो भी इधर उधर जी, उम्मीदवार बिल्कुल। खोज रहे थे कि कौन लड़ेगा उनके खिलाफ।
ललन सिंह के खिलाफ कौन लड़ेगा। तो अब तो ये अच्छी स्थिति हो गई। अब तो विजय सिन्हा की बात सुन लेगा थानेदार, क्योंकि अब ये माना जाएगा कि अब वो अब उसी पार्टी में है जिस पार्टी में जिस गठबंधन में ललन सिंह भी है। लेकिन ये राजनीतिक जी समीकरण बहुत इन लोगों का जो बना है, जिसने भी ये प्लान किया, जैसे जो इसके पहले कहा जा रहा था कि कोई अत्यंत पिछड़ा उप मुख्यमंत्री बनेगा, हालांकि अत्यंत पिछड़ा के तौर पर प्रेम कुमार ने शपथ ली को है। शपथ दिलाई गई है। हाँ, उनको शपथ दिलाई गई जी है और वो पहले मंत्रिमंडल में रहे थे सरकार में, लेकिन 2020 में उनको छोड़ दिया गया था। वो पता नहीं कैसे हुआ जी था, लेकिन वो बीजेपी के पूरी लीडरशिप में अत्यंत पिछड़ा के तौर पर जो 2-3 नेता निकले थे, उसमें एक प्रेम कुमार थे, रामेश्वर चौरसिया और प्रेम कुमार थे। और प्रेम कुमार को ये गया का पूरा जो रीजन है, उसमें उनकी जाति का अच्छा खासा वोट है, जिस जाति से वो आते हैं। तो ये जी उनको बनाया गया अत्यंत पिछड़ा का, जिसने भी ये समीकरण बनाया कि अत्यंत पिछड़ा उप मुख्यमंत्री बनाने के बदले एक सवर्ण उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और एक कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और कोई मुख्यमंत्री रहेगा। उसने बहुत सोच समझ के ये समीकरण इस पर बनाया गया और आगे के एकदम लोकसभा चुनाव को बहुत सटीक तरीके से ध्यान रखा गया इसका। देखिए, जी जो अत्यंत पिछड़ा वोट है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी बहुत भरोसे में है, नीतीश कुमार भी भरोसे में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत ही ज्यादा भरोसे में है। और हमने पहले उस दिन भी आपको कहा था कि सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से 2014 में 52% अति पिछड़ा का वोट मिला था बीजेपी को। 52%, सोचिए 52% वोट कितना होता है। आरजेडी को सिर्फ 10% मिला था। और जब नीतीश बिल्कुल कुमार आए तो 19 में, तो वो वोट 75% हो गया अति पिछड़ा का। यानी 52% जी में नीतीश कुमार 23% लेकर के आए, अति पिछड़ा का वोट जो लेके आए। 52% तो बीजेपी का था ही 2014 में जो मिला था उसको। तो अब जी 80% से ऊपर अति पिछड़ा वोट मान रहे हैं नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी की उनको मिलेगा, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है और वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ये बात लोगों को पता है। तो उस वोट को लेकर के, इसलिए उससे ज्यादा जरूरी था कि हम जो गैर यादव पिछड़ा वोट है उसको कंसोलिडेट करें। तो वो कंसोलिडेट कर दिया। जी कोयरी, कुर्मी, धानु की 8% के करीब वोट तो हो गया भाई। आरजेडी का 14%, उसको काउंटर करने के लिए 8% वोट एक मजबूत जातियों का, कोयरी, कुर्मी, धानु, जी जिसमें कुर्मी एक खास इलाके में कंसोलिडेटेड है और कोयरी पूरे बिहार में फैला हुआ है। तो वो सद गया। फिर सवर्ण ले आना है जो 10.5% है, जो जी बाकी उसको छोड़ दे, जो मुस्लिम सवर्ण है तो 10% के करीब हिंदू सवर्ण है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विजय सिन्हा। इसी नाते पहले उनको बनाया भी गया था, वो स्पीकर भी बने थे विधानसभा में, विधायक दल के नेता भी बीजेपी ने उनको बनाया था। तो सवर्ण का समीकरण विजय सिन्हा के जरिए सद गया। उनके बारे में नीतीश कुमार से लड़ाई के ही प्रसंग में उनको लेकिन बिहार जान गया कि उनको नीतीश जी कुमार से बिल्कुल झगड़ा हुआ था विधानसभा में जब वो स्पीकर थे, और बाद में भी वो बयान देते रहे। तो उनको पहले लोग नहीं जानते थे, पहले एक बहुत लिमिटेड इलाके के वो नेता थे और एक भूमिहार नेता के तौर पर उनकी पहचान नहीं बनी थी। लेकिन अब लोग उनको जी जान गए हैं, अब उनको पूरा बिहार में एक सवर्ण चेहरे के तौर पर वो नेता स्थापित हो गए हैं। तो वो समीकरण साधा सवर्ण हो गया। फिर हम दोहरा रहे हैं उस बात को कि कोयरी, कुर्मी, धानु, सवर्ण, अत्यंत पिछड़ा का अपना कोर वोट। और महादलित में कौन सा चेहरा है? नीतीश कुमार ने ही वो चेहरा बनाया, जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बना करके जी बिल्कुल। उनके बेटे को भी मंत्री बना दिया, संतोष सुमन को, जो अभी थोड़े दिन पहले ही छोड़ चलिए के अभी गए। संतोष सुमन पर आते हैं, संतोष सुमन पर आते हैं, लेकिन इसके पहले नीतीश कुमार ने खुद तो शपथ ली ही, अपनी पार्टी से आज 3 लोगों को शपथ दिलाई, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी। इसके पीछे भी कोई संदेश है? देखिए बाकी लोग भी मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आज 3 ही लोगों को चयनित किया गया कि ये 3 ही शपथ लेंगे। बाद में अशोक चौधरी, संजय झा, लेसी सिंह, इन सबों का बनना तो तय ही तय है। और देखिए बीजेपी में भी बहुत सारे लोग अभी मंत्री बनेंगे, लेकिन जब प्रेम कुमार आए हैं तो कुछ पुराने वाले छटेंगे, इसके अनुमान भी लगाए जाने लगे हैं। तो विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, ये 3 ही आज क्यों चुने गए? देखिए, एक तो बहुत साफ मैसेज नीतीश कुमार ने दिया है कि हमारा जो सबसे कोर वोट है, देखिए एक जी जाति के सिर्फ 8 लोग शपथ ले रहे हैं। आप सोचिए, उसमें एक जाति के 2 ही जातियां हैं जिसके 2-2 लोग मंत्री बने, और वो दोनों 2 कुर्मी और 2 भूमिहार। 2 भूमिहार। तो ये तो बड़ा भारी मैसेज किया नीतीश कुमार ने कि ये हमारी जाति है, जी ये हमारा वोट है, हमारी राजनीति इससे सकती है। तो ये जो जी एकदम टारगेटेड जिसको बोलते हैं कि टारगेटेड, कोई हैफाजर्ड नहीं, कोई बिखराव नहीं कि इसको भी साध रहे हैं उसको भी साध रहे हैं। उनको पता है कि सबको साधने से सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हम कुर्मी और जी भूमिहार साधे हुए हैं नीतीश कुमार, ठीक है। तो वो उनके साथ पूरा जाएगा। वो उन्होंने दिखा दिया कि ये हमारे दोनों लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे भरोसे के भी हैं और इंपॉर्टेंट लोग भी हैं।
तो इसलिए विजय चौधरी को दिया। विजय सिन्हा तो बन ही रहे थे उप मुख्यमंत्री, तो विजय चौधरी को रोक सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, विजय चौधरी तो रहेंगे हमारे साथ। विजय चौधरी को कोई जी, ऐसा मैसेज भी नहीं जाना था। अब जैसे एक मैसेज ये हो रहा था कि स्पीकर कौन बनेगा, क्या इस बार स्पीकर नीतीश कुमार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सब मिलेगा तो विजय चौधरी बनेंगे, तो वो सब कंफ्यूजन अब खत्म हो गया। नंद किशोर यादव की चर्चा, अब चर्चा नंद किशोर यादव की हो हाँ, रही तो है। अब विजय चौधरी को भी बनाया उन्होंने, तो उन्होंने अपना जी, भूमिहार और कुर्मी का कोर का मैसेज दिया। बीजेपी ने अपना मैसेज दे दिया अत्यंत पिछड़ा का और कोयरी का। सवर्ण जी, में उसने भी भूमिहार का बना दिया। तो अत्यंत पिछड़ा हुँ, कोयरी, मतलब अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा में जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है वो, और एक अत्यंत पिछड़ा और एक अपना भूमिहार उसने भी बना दिया। तो वही जिस जिस वोट जी, की हम बात कर रहे थे, जिस वोट को साधना है इन हुँ, लोगों को, जिस वोट जो एकदम टारगेटेड वोट है और जिसके जरिए इनका इस गठबंधन की योजना 50% वोट हासिल करने की है बिहार में। तो उस हुँ, 50% वोट, 50% से ज्यादा वोट का यही समीकरण बनता है कि अत्यंत पिछड़ा, जी, गैर यादव पिछड़ी जाति, कोयरी, कुर्मी, धानुक, फॉरवर्ड और महादलित। तो उसी में जो ये समीकरण है, ये मैसेज है। हाँ, विजेंद्र यादव का एक मैसेज उसमें है जो जिसको जाति से हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। वो एक जी, मैसेज विश्वसनीयता का है, अपने भरोसे का है, साख का है, अपने प्रति ईमानदार और भरोसेमंद लोगों को इनाम देने का है। देखिए, विजेंद्र यादव को जी, लेकर के कैसी-कैसी बातें कही गई थी। जैसी बातें हुँ, ललन सिंह को लेके कही गई, वैसी ही बातें विजेंद्र यादव को लेकर के कही गई। बिल्कुल, और आपने हर बार हुँ, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। आप अपने हुँ, प्रोग्राम में भी लगातार चलाते रहे कि हाँ, लगातार मैं कहता रहा। अगर 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 उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी भी थी, तो आपने पहले ही बता दिया कि नीतीश कुमार ने मना लिया, उनकी नाराजगी दूर कर दी है। जी, कोई बागी हुँ, नहीं हो रहे थे, न विजेंद्र यादव हो रहे थे, न ललन सिंह हो रहे थे। तो नीतीश कुमार को कितना भरोसा है, ये उन्होंने दिखाया कि हमारे प्रति ईमानदार रहने वाला आदमी। तमाम यादव पॉलिटिक्स, यादव परिवार की तमाम पॉलिटिक्स के बावजूद विजेंद्र यादव चट्टान की तरह खड़े रहे नीतीश कुमार के साथ, और उसका इनाम नीतीश जी, कुमार ने उनको दिया। वहां कास्ट का कोई इक्वेशन नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव जब होगा तो यादव का एक सर्टेन वोट जाता है बीजेपी को, इसमें कोई इनकार नहीं है, कोई जी, इनकार नहीं कर सकता है। जहां उनके कैंडिडेट बिल्कुल, होते हैं, हम सब लोगों ने देखा है कि हुकुमदेव नारायण यादव हो या नित्यानंद राय हो या रामकृपाल यादव हो, ऐसा नहीं है रामकृपाल यादव हो, इनको वोट मिलता है यादव का। चूंकि लोकसभा में जी, सबको पता है कि लालू यादव के परिवार का कोई आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने तो नहीं जा रहा है, और अगर हुँ, हमारा आदमी, यादव समाज का आदमी जाता है केंद्र में मंत्री बनता है, तो उसके लिए लोग वोट करते हैं उसको। तो वो वोट तो जी, जो मिलना है सो मिलेगा, लेकिन एक मैसेज होता है इस निष्ठा का, कि हमारे प्रति निष्ठा, हमारे प्रति जो लॉयल्टी का जो बोनस होता है, लॉयल्टी का जो इनाम होता है, वो नीतीश कुमार ने दिया है विजेंद्र यादव को, कि ये लॉयल रहे, पूरी तरह विजेंद्र निष्ठावान रहे हमेशा, और एक कर्तव्यनिष्ठ मंत्री हैं। आप याद करिए, हम बार बार कहते हैं कि उन्होंने कैसे कर्पूरी ठाकुर वाले जयंती के कार्यक्रम में खड़े होकर के उनका सम्मान करवाया, कि इन्होंने घर घर बिल्कुल, बिजली पहुंचाई है। हुँ, तो एक ऐसा हुँ, ऐसा कर्तव्यनिष्ठ मंत्री, जो परफॉर्मिंग मिनिस्टर भी है, सिर्फ लॉयल नहीं है, जी, लॉयल्टी ठीक है, लॉयल भी है हुँ, और परफॉर्मिंग मिनिस्टर है। तो इस नाते विजेंद्र यादव को रखा नीतीश कुमार ने। तो एक प्रॉपर एक बैलेंस जो अभी बन सकता था, जो पहला पहला नहीं तो गड़बड़ होती है, जिसको बोलते हैं कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पात की पहली कौर में ही मक्खी पड़ जाए, वैसा कुछ नहीं हो। इसके लिए इससे परफेक्ट शुरुआत नहीं हो सकती थी कि आप ऐसे लोगों को मंत्री चुने जो आपके कोर जो वोटिंग पैटर्न है, वोटर का जो आपका कास्ट का कॉम्बिनेशन है, उसको रिप्रेजेंट करे। तो उसको रिप्रेजेंट जी। करने के लिए ये तमाम चुना गया, और इन सब नाम से एक कोई ना कोई मैसेज गया है। हर नाम से कोई ना चलिए कोई। देखिए, अब जेडीयू और बीजेपी की बात हमने कर ली, लेकिन देखिए 2 और इससे भी देखिए, जो भी आर्किटेक्ट हैं इस मंत्रिमंडल के, वहां भी संदेशा है। सुमित सिंह निर्दलीय बनना ही था, लेकिन जाति से राजपूत, 2 भूमिहार बना रहे हैं, तो राजपूत कुछ छोड़ नहीं सकते थे। तो आज लेसी सिंह को कहा गया कुछ दिनों के लिए वेट कर लीजिए, 2 दिन 4 दिन की बात है। हाँ, हाँ। तो आज सुमित सिंह की शपथ हो गई। और देखिए, हमको हिस्सेदारी देनी थी, तो संतोष सुमन, मतलब दलित पॉलिटिक्स को भी साथ लिया गया। तो ये सारे संकेत देकर एक डिजाइन इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि कहीं कोई निराशा न हो और एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़े सुमित सिंह और संतोष सुमन के पीछे। और देखिए, हम पार्टी पर कितने डोरे डाले जा रहे थे, ये तो जीतनराम मांझी ने साफ साफ कहा, और संतोष सुमन ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ है, भविष्य उनके ही साथ है। और नीतीश कुमार से जो नाराजगी थी उसे भी दूर कर लिया गया। तो इसके बाद क्या बचता है बिहार की राजनीति में देखिए, और लोकसभा 2024 के चुनाव में? एक तो सुमित सिंह के जरिए एक तीर से दो शिकार हुआ। वो निर्दलीय हैं, जी,
और उनके पिताजी उतने ही अच्छे दोस्त थे लालू यादव के जितने अच्छे नीतीश कुमार के। तो नीतीश जी, बिल्कुल। लालू यादव का जो खेमा सैबोटाज करने की बात कह रहा था, ये जो कह रहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या विश्वास मत के समय सैबोटाज करेंगे, हम कुछ गड़बड़ करेंगे, तो उस हिसाब में वो लोग सुमित सिंह को भी जोड़ रहे थे कि वो तो निर्दलीय हैं, हम जी। उनको ले आ लेंगे। अभी जिस तरह के डोरे डाले गए और उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया, किसी ने तो दिल्ली में ये हवा उड़ा दी कि लालू यादव ने कह दिया कि जीतन राम मांझी को ही मुख्यमंत्री बना देते हैं और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन क्या ये जाएंगे। सब फालतू बातें वही हैं। फालतू जी, की बातें तो यहाँ बहुत होती है ना दिल्ली में, जी, तो चंडू खाने की जी, तो दिल्ली में बहुत चलती है। तो खैर जी, वही पटना से ही शुरू होती है, पटना में ही लोग शुरू करते हैं और यहाँ तक पहुंचती है बात। तो इसी नाते इसी वजह से ये लोग ये भी जोड़ रहे थे कि हम लोग सुमित सिंह को भी ले आ सकते हैं अपने खेमे में। तो जी, ये तीर से दो शिकार हुए। एक तो जो कास्ट का कॉम्बिनेशन हो गया कि भूमिहार और राजपूत दोनों आ गए, और सब आदमी को ये पता है कि संजय झा भी देर सवेर आने ही वाले हैं, मतलब ब्राह्मण का कोटा हाँ, वो आना ही आना, उसमें कहाँ कोई शक है। वो सबको पता है, चूंकि वो आर्किटेक्ट हैं एक तरह से, वो भी बात करने वाले लोगों में थे जो बिल्कुल। उस समीकरण को बनवाने वाले में। तो नहीं, वे ही गए ना बीजेपी ऑफिस भी ऑफिस गए, दूत बनकर। समर्थन का जी, पत्र लेने भी वही गए उधर से, जब उनकी जी, बैठक खत्म हुई तो सबको पता है कि वो आर्किटेक्ट हैं इस मामले में। तो अब एक तरह से जो फॉरवर्ड जातियां हैं सभी, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया। और सुमित, जी, दूसरा ये भी एक संभावना जो थी, जरा सी भी अगर संभावना कहीं थी कि निर्दलीय के नाते कोई उन पर डोरे डाले, तो वो भी खत्म हो गया। पहले ही दिन से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि वो इधर जाएंगे उधर जी, जाएंगे, कोई साजिश थ्योरी चलेगी, तो वो खत्म हो गई। और जीतन हुँ, राम मांझी को ले आए जो एक कमिटमेंट के साथ बीजेपी के साथ रहे। वो कहते रहे थे, वो बार बार वो उन्होंने दिल्ली में भी, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दिल्ली में वो पहले व्यक्ति बिल्कुल। थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठक करने के बाद अपने विधायकों को पटना बुलाया और एक तरह का मैसेज कर दिया कि बदलाव होने जा रहा है। और वो लगातार जी, उनके साथ बने रहे। और हम लोग कल भी ये बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी आत्मीयता है, एक आभार है निश्चित रूप से, कि नीतीश कुमार ने जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो उनके हुँ, बेटे का मंत्री बनना, अब वो 2 सीटें, एक चर्चा थी कि 2 मांग रहे हैं या जो भी अपना मांग रहे हो, अब लोकसभा चुनाव के लिए जो भी बार्गेनिंग करें। लेकिन हम जो बार-बार ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि जो समीकरण है प्रॉपर, एक क्या होता है कि एक रेप्लिका बनती है। हमारे घर में भी रखा हुआ है, जी, बीजेपी के ही एक नेता ने वो राम मंदिर का एक मॉडल दिया। तो एक रेप्लिका होता है, एक छोटा मॉडल हुँ, होता है, फिर एक बड़ा रूप होता है। जी, तो जो बड़ा रूप होगा कैबिनेट का, जो मंत्रिमंडल का जो बड़ा रूप होगा, उसका ये रेप्लिका है। ये 8 मंत्रियों वाला जो मंत्रिमंडल है, ये उसका रेप्लिका है कि गैर जी, यादव पिछड़ी जाति सरकार और नीतीश कुमार पार्टी के प्रति निष्ठावान यादव भी, गैर यादव पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ा, महादलित और फॉरवर्ड। ये समीकरण है। एकदम से अलग थलग करने की जो योजना होती है, अगला लोकसभा चुनाव के लिए आपने जो कहा, वो अलग थलग करने हुँ, की जो योजना है कि लालू यादव और आरजेडी का पूरा समीकरण मुस्लिम यादव पर सिमट जाए, एमवाई तक रहे उसका। जी, बिल्कुल। और एमवाई के हुँ, बाहर का जो भी वोट है वो बीजेपी और जेडीयू का वोट है। बीजेपी, जी, जेडीयू, हम, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमे, राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा का, ये एक जो बड़ा खेमा है, इसमें सारे सब कुछ है, सारे वोट इसमें हैं। और एमओआई का समीकरण सिर्फ आरजेडी का बच रहा है। तो ये उसको एक तरह से आइसोलेट करने का प्रयास है कि उन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करके एक रेप्लिका बना करके दिखा दिया गया कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कॉन्स्टिट्यूट होगी, जब कैबिनेट पूरी कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो उसका स्वरूप ये होगा। उसमें इन जातियों को जी, इस बिल्कुल, अनुपात में तरजीह मिलेगी, इस अनुपात में प्राथमिकता मिलेगी। और उसका क्राइटेरिया ये है, लॉयल्टी है और परफॉर्मेंस है, वोट का बिल्कुल। कॉम्बिनेशन है। तो वोट का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, नेता के प्रति निष्ठा देख लीजिए और परफॉर्मेंस देख लीजिए। लेकिन जब सम्राट चौधरी शहरी विकास मंत्रालय में थे, तो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले मंत्रियों में से थे। उनकी पंचायती राज में भी थे। पंचायती राज में भी थे, तब भी उनको, तब जिस मंत्रालय में रहे उस मंत्रालय की जी, पहचान रही, उन्होंने काम किया। कैबिनेट में वो मुद्दे उठाते थे और उसकी चर्चा होती थी, मीडिया में भी चर्चा होती थी। विजय चौ सब जी, मंत्रियों, ये जितने मंत्री बन रहे हैं, इनके किसी के परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल नहीं है, किसी के ऊपर बिल्कुल। ईमानदारी को लेकर के सवाल नहीं है, लॉयल्टी को लेकर के सवाल नहीं है, और कोर वोट को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो ये एक तरह का जी, रेप्लिका है, जो इसी इसी आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी अनुपात में आगे जो और लोग मंत्री आएंगे, वो इसी अनुपात में होंगे और इसी कॉम्बिनेशन से होंगे। और फिर चलिए। उसके बाद जी, लोकसभा चुनाव के लिए जो है, जो 50% से हुँ, ऊपर वोट लेने का जो आइडिया है बीजेपी का, वो हर स्टेट के लिए एक लक्ष्य रखा है। बीजेपी ने जो 400 सीट जीतने का लक्ष्य है, उसमें एक लक्ष्य ये भी है कि हर जगह 50% वोट लेने की कोशिश करनी है, 50% जी, उससे ऊपर जी, वोट लेने की कोशिश करनी है। इन दोनों को मिला हुँ, करके
43-44% तक तो आता ही रहा है वोट। 44% हमको लगता है पिछली बार भी 23 और 21% करके कुछ इस तरह का वोट था दोनों के बीच, दोनों को। तो ये लोक विधानसभा की बात करें तो उस समय जो है ये 50% पार कर सकता है। ये जो समीकरण बनाया गया उसी को ध्यान में रख के ये समीकरण बनाया कि 50% प्लस वोट ले आया जाए। चलिए, तो देखिए बीजेपी ने बिल्कुल डिजाइन कर लिया है और यह मत समझिए कि यह सरकार जो है 2.5 महीने की सरकार है। यह सरकार चलेगी और 2025 की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। अब वहां जब 2025 करीब आएगा तो बीजेपी भी चाल चलेगी, नीतीश कुमार भी चाल चलेंगे और हम और आप चर्चा करते ही रहेंगे, दर्शकों को बताते ही रहेंगे। तो हम अपने दर्शकों से चलते-चलते कहते हैं, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।